गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक। आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर अध्याय 4 कहाँ गया। तो अध्याय 4 था मेरा बागीचा, जो कि कुछ उसमें खास थी नहीं चीज़ें, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को स्किप कर दिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वान तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। गाइड ने बताया, विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। जरताज, सना और जैनब के पिता ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। बिहार के स्मारक। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। चाहे मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर हो या पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है और सूफी संतों का ज्ञान केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा है। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए, जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है, तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है। तो इस तरह समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग अब देखते हैं
अध्याय 6 सिंचाई के साधन। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की ज़मीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये ज़मीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, ज़मीन में दरारें पड़ रही थी। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा भरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। दानिश, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? सारा बोली, चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश, नाना जी, पिछले 1-2 दिन में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों की ज़मीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? नाना जी, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नाना जी, पौधों को फूलने फलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा से पानी कम जाता है तो उनमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। सारा बोली, धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी ने बताया, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिनमें मोटर पंप लगाकर किसान खेत तक पानी पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं और चित्र में अलग अलग संसाधनों व उनके उपयोगों को दर्शाया गया है। जैसे रहट, वो जो बैल जो है उसके द्वारा बांध दिया जाता है कुएं में। ये लगा के क्या कहते हैं, एक चक्के जैसा लगा के और उस पर बाल्टी लगा हुआ होता है और फिर बैल जब घूमती है, बैल जब घूमता है तो चक्की घूमती होगी और उससे पानी उस बकेट में भर भर के सब आता है और फिर नाले के माध्यम से या जो वहाँ पे वो बनाए हुए होते हैं उनके माध्यम से खेतों तक पहुँचता है। तो रहट, नलकूप, नहर और पाइन, ये सब परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़ती ज़रूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए और इस तरह ख़त्म होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे अध्याय 7, जितना खाओ उतना पकाओ। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ माँ, देखिए अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मड़ोर उठने लगी। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है।
ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। विनायक ने कहा, माँ हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया है? माँ ने कहा, भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रख कर उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। विनायक ने कहा, अब मुझे समझ आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी, विवाह, भोज भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए और जितना खाना हो सके उतना ही खाना बनाना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है? माँ बोली, हमें आवश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसीलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इस तरह खत्म होता है अध्याय 7 भी। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।